Yeah. Hello everyone, this is Chris and you are watching Unknown Aspirant. It's the last day of our 15-day physics mission. There's lots of people or as students will remove here and not here with compete with you. And it's me जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चलिए इट्स लास्ट टॉपिक दैट इज़ सबसे पहली बात आपका ऑप्टिक्स के बारे में आज अपन लोग कवर करेंगे फुल ऑप्टिक्स जिसमें आपका ये सारे के सारे टॉपिक्स मतलब ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ज़्यादा है जैसे ये देख लो ये सारे के सारे अपन लोग टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। तो समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट इज़ रिफ्लेक्शन। Okay, what is reflection? Okay, tell me what is reflection, refraction, Snell's law। और रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के, अगर सरफेस प्लेन हुआ तो इस केस में प्लेन और मिरर और स्ट्राइकल मिरर। अगर आपका जो सरफेस है प्लेन सरफेस हुआ तो उसमें अपीरेंस दे और शिफ्टिंग ऑफ स्लैब, यहाँ पे IC यानी TIR, spherical surface, prism, telescope, microscope, lens maker formula, frequency and power, frequency of lens and mirror. There's lots of topics that we are covered in this specific chapter. So let's begin. First, wait, yeah. सबसे पहला है रिफ्लेक्शन। क्लास 10 से ही हम लोग पढ़ते हो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। कोई इंसिडेंट लाइट आई और वो टकरा के वापस चली गई उतने ही एंगल पे, तो हम लोग कहते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। और हाँ, बट हम लोग 10th क्लास में ये पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर पे लाइट आई, टकराई, आगे बढ़ी, और ये बीच में जो इसका लाइन है वो आपके नॉर्मल को डिनोट करता है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे को डिनोट करता है और ये आपके इंसिडेंट रे को डिनोट करता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप केवल इस सरफेस की बात करो। आप कोई ऐसा सरफेस भी ले सकते हो जिसका जो कि प्लेन नहीं है, उस पर भी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है। नेक्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ठीक है। आप हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, PYQs में पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि आपका एक लाइट आया, टकराया, आगे गया, थीटा एंगल बनाया, तो ये भी थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मल आपका आगे गया। तो उस केस में आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका यूनिट वेक्टर जो होगा रिफ्लेक्टेड रे का, वो होगा आई वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ आई आई यूनिट ऑफ आई कैप इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू डॉट एन कैप ओवर ऑल। ये कहना चाहता हूँ कि आई आर कैप एंड एन आर यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑब्वियसली ये सेकंड लॉ होता है। तीसरा कंडीशन इज मिनिमम मिरर लेंथ टू सी वन इमेज, मतलब एक इमेज को देखने के लिए मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए। सिंपल, तो वो होता है आपका, यहाँ पे देख लो, अगर आपका हाइट जो है वो जमीन से h/2 के ऊपर हुआ तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपका जो है मिरर देखने योग्य है। आप मिनिमम मिरर का लेंथ अगर h/2 हुआ तो इस केस में आप देख सकते हो। लेकिन एज्यूमिंग दैट कि हम लोग जो लेंथ ले रहे हैं ना आदमी का, वो आई लेवल पे ले रहे हैं, उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? मतलब अगर लाइट को जा रहा था ऐसे, अगर मीडियम नहीं होता तो वो अपना सीधा जाता, लेकिन अगर मीडियम के आने के चलते वो कितना मुड़ गया, उसे ही हम लोग डेविएशन कहते हैं। और वो डेविएशन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो याद रखना। तो डेविएशन इज इक्वल टू आई मतलब 180 डिग्री में से -2 इंसिडेंट, मतलब एक इंसिडेंट ऑब्वियसली यहाँ से इंसिडेंट का ट्वाइस। हियर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है, ध्यान देने वाली बात है। ओवरऑल अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि आपका मैंने दो को मिरर कुछ ऐसे एक एंगल थीटा पे लगा दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें से नेट डेविएशन क्या होगा। नेट डेविएशन विल बी, अगर यहाँ से मैंने लाइट गिरा दिया तो व्हाट इज नेट डेविएशन? नेट डेविएशन इज दैट कि आप यहाँ पे एक डेविएट होगा और फिर एक यहाँ पे डेविएट होगा, तो ओवरऑल डेविएशन कितना होगा ये बताना है। सीधी बात है। अगर अगर आप नेट डेविएशन पूछना चाहते हो तो वो होगा आपका 2 पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ से हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट वन इज मिरर रोटेशन। मिरर रोटेशन क्या? मिरर रोटेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप मिरर को रोटेट करते हो बाय एनी एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड जो रे होगा वो भी रोटेट करेगा, लेकिन वो 2 थीटा से रोटेट करेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे आपका डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये देखो आपका इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आप इस रोटेशन को धीरे धीरे घुमाते हो तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 गुना घूमेगा, ट्वाइस ऑफ थीटा यानी 2 ओमेगा। अगर आप इस मिरर को ऐसे देखो, मैं क्या कह रहा हूँ ये देखना, अगर आप ऐसे मिरर को ऐसे घुमाते हो, मतलब मिरर को घुमा रहे हो, तो आपका जो लाइट है ना ये 2 गुना टाइम में घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे। होप आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वन इज इमेज वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे वाली बात है।
ये सबसे पहली बात है। ये आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये आपका मिरर है, और ये आपकी मिरर की वेलोसिटी है, और ये आपका इमेज की वेलोसिटी है। अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मिरर को ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को मैं अभी ये भी तो लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ओवरऑल देखना चाहोगे तो यहाँ पे टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और ये चीज जो है या तो ओवरऑल निकल के आ जाता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो ट्वाइस ऑफ मिरर का वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। दीज आर द वेलोसिटी, ऑल वेलोसिटीज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। मतलब ऑब्वियस बात ये है कि आपका जो ये सारी के सारी वेलोसिटीज है ना वो आपके बीच में होनी चाहिए। ओवरऑल मैं क्या चाहता हूँ कि नॉर्मल वाली लाइन पे होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ऑब्वियस पहुंच चुके हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर में, तो एक एक चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपका स्फेरिकल मिरर होता क्या है। आप एक स्पेयर है, एक स्पेयर को काट दिया, कांच का स्पेयर है, उसको मैंने काट दिया और काट के इसको अंदर अंदर से एक बार पेंट कर दिया तो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। बाहर से अगर मैंने कर दिया तो उसे कॉनकेव रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस यही बात है। तो मैंने इसको बाहर से रिफ्लेक्ट करते, तो बताओ ये कैसा होगा। तो ऐसा कुछ होगा। तो इस केस में बताना होता है कि आप बताओ, तो इसके लिए पहले बेसिक बेसिक टर्म जान जाते हैं। ये जो छोटा वाला आर है वो बताता है रेडियस ऑफ अपर्चर, अपर्चर। और ये जो ऑब्वियस अगर 2r होगा तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, 2r जो है वो अपर्चर साइज है, मतलब ये अपर्चर साइज है। ठीक है। तीसरा आपका जो सेंटर सी जो है था वो सेंटर को डिनोट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करता है। तो ये सारी की सारी बातें कम से कम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बी नंबर। अगर आपका रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, और मतलब ऑब्वियस बात ये है कि आपका रे जो होता है हम्म, वो अनंत मतलब इनफाइनाइट से आता हुआ आता है, और इनफाइनाइट से आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस वाले पॉइंट से निकल जाएगा। ठीक है, सेंटर से ठीक है, बढ़िया बात। और इसका जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से गुजरता हुआ दिखेगा। तो उस केस में जो आपका फोकस पॉइंट होगा वो r-r/2 सेक थीटा होगा। लेकिन जनरल केस में आपका तो यही निकल के आता है r-r/2 सेक थीटा। लेकिन अगर आपका रे जो होगा पैरेक्सियल रे हुआ यानी वेरी क्लोज टू एक्सिस, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि जो आपका थीटा होगा बहुत स्मॉल हो जाएगा, यानी सेक थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका जो फोकस पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है r/2। होप इतना दूर तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला। बच्चे बच्चे को पता होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। u, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ u? u इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पुट आपको साइन के साथ खेलने आना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं हमेशा लेफ्ट साइड को नेगेटिव और राइट साइड को पॉजिटिव लूंगा, और कुछ लोग ये भी होते हैं कि वो हमेशा इंसिडेंट रे जो जहां भी जाती है उसे पॉजिटिव मानते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखना साइन कन्वेंशन अच्छे से देखना। ठीक है, तो इस केस में अगर आपकी वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू उफ अपॉन यू माइनस एफ। उफ अपॉन यू माइनस एफ, उफ अपॉन यू माइनस एफ। दूसरा, एफ जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरी बात, आप फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है, फोकस पॉइंट के लिए आपका जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी दो तरीके का, एक होगा ट्रांसवर्स और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्स मतलब होता क्या है, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, याद करो वेव के बारे में। तो वेव ने क्या बोला था? ट्रांसवर्स वेव यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी वेव जो होगा इसका एक पॉइंट फिक्स होगा, बस ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, कुछ बार ऐसे करेगा कुछ बार ऐसे करेगा, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना। ट्रांसवर्स के केस में मैं बोलूंगा कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो ही अपॉन हो है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो जो होगा नेगेटिव ऑफ वी अपॉन यू। और इसको ओवरऑल निकाला जाएगा तो वी का वैल्यू जो है नेगेटिव ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ। मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखने पे मिलता है कि पुट विद साइन। अच्छा, तो एक चीज अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। आपका जो मैग्निफिकेशन होगा ट्रांसवर्स के केस में ही अपॉन होगा, या फिर नेगेटिव ऑफ भी अपॉन यू होगा, या फिर नेगेटिव ऑफ फोकस अपॉन यू माइनस एफ, एफ माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। और पुट विथ नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है। इरेक्ट इमेज क्या होता है? जो आपका सीधा इमेज बने और साथ ही साथ एम पॉजिटिव हो। इन्वर्टेड इमेज मतलब होता है कि आपका एम जो होता है वो नेगेटिव है। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हुआ तो आपका इरेक्ट इमेज मतलब सीधा इमेज बनेगा, और मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हुआ तो उस केस में आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। लॉन्गिट्यूडल के केस में आप बोलोगे कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो इमेज लेंथ अलोंग द ये बोले तो ये वाला लाइन एक्सियल लाइन अपॉन दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ अलोंग आर। ठीक है, तो ठीक है। तो सबसे पहली बात यही होता है यहाँ पर निकालना है कि ये आपका
ऑब्वियस बात है कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल के केस में आपका निकालना है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आप नीचे वाले का निकालोगे जो कि होगा ए डैश बी डैश अपॉन ऊपर वाले का निकालोगे ए बी। तो यहाँ से आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल जो होगा वो मैग्निफिकेशन के केस में मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल के केस में निकल जाएगा। ये चीज याद रखो, रे के हिसाब से साइन कन्वेंशन करे, जहाँ रे आ रही है वहां से नेगेटिव साइन ले। ये मेरा जब मैं मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ यार, तो उस केस में मैं ऐसा यूज करूंगा, मैं ऐसा ही यूज करता हूँ, इससे मुझे आसानी मिलती है। नेक्स्ट वन इज 6 स्टैंडर्ड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। याद रखना कॉनकेव मिरर जो कि ऐसा होता है, तो इसमें इसका 6 गो पार्ट होता है, तो वो 6 के 6 पार्ट दिमाग में होनी चाहिए। कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है, मस्ट बी रिमेंबर। देन नेक्स्ट होता है आपका मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज कॉन्वेक्स के केस में आपका दो तरीके के बन सकता है। पहला होता है कि ऑब्जेक्ट आपका जो होगा फोकस और सेंटर के बीच में हो, तो उस केस में भी आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बट रियल इमेज बनेगा। साथ ही साथ इसका जो एम होगा, एम बोले तो मैग्निफिकेशन, वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और इस केस में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में है, तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, और एम जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी इरेक्ट इमेज बनेगा। और इस केस में मैं बोलूंगा कि आप फोकस जो होगा आपका, मतलब आपका ये ऐसा है, मैं बोलूंगा कि क्या क्या बोलोगे तुम, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आपका जो कॉन्वेक्स के केस में होता है, कॉन्वेक्स कॉनकैव, तो कॉनकैव के केस में आपका जो पहली बार हमें वर्चुअल इमेज दिखता है, और वो कहाँ पे देखने से दिखता है, तो आपका फोकस और पोल के बीच में। इतनी दूर तक तो समझ में आ। नेक्स्ट वन इज डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन। सन की इमेज का डायमीटर, ओके। तो सन सबसे पहले एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब डिस्टिंक्ट है, काफी दूर तक है और सबसे बड़ा है, तो उस केस में इसका एंगल जो होगा वो थीटा होगा। यहाँ से एंगल अगर मान ले तो थीटा, और ये जो है इसके इमेज का मानते हो कि इसका डायमीटर का इमेज क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू थीटा एफ। ये एफ जो होता है फोकस को डिनोट करता है, बस इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है, थीटा इन रेडियन होगा। नेक्स्ट वन इज इमेज वेलोसिटी। हमने इमेज वेलोसिटी पीछे पढ़ा था प्लेन मिरर के लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉनकेव, सॉरी, हम लोग कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे कि आपका जो इमेज की वेलोसिटी है वो क्या होगी। सबसे पहली बात, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। आपके ओ से यानी सेंटर से हम लोग यहाँ से एक वेलोसिटी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, तो उस केस में बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो उस केस में इमेज की वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यू भी अपॉन यू का होल स्क्वायर, वी अपॉन यू का होल स्क्वायर, वी नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी जीरो, देन हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, वी नॉट वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पुट यू एंड एफ एंड वी नॉट विद साइन, साइन के साथ पुट करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मिरर के हिसाब से। अगर ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी से आती हुई दिखेगी, क्वेश्चन मेरा ये है। और बीच का डिस्टेंस यू है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू यू अपॉन, सॉरी, वी नेगेटिव ऑफ वी अपॉन यू का होल स्क्वायर इनटू वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैन। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर को मैंने जीरो कर दिया, क्योंकि ये तो मिरर तो आगे नहीं भाग रहा है ना, तो उस केस में आपका जो है इमेज जो निकल के आ जाएगा वो इसका लिखोगे, इसको तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव को बाहर निकाल दो और वी नॉट ऐसे ही रहेगा। तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकल के आ रहा है नेगेटिव ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, बता दो ये कि रिफ्लेक्शन। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के फंडे में आ चुके हैं, तो इस केस में N1 N2 आर द मीडियम्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि इसका जो स्नेल्स लॉ होता है वो कुछ ऐसे था कि जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई है उसका एंगल साइन के साथ इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल N2 इंटू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब N1 साइन 1 इज इक्वल टू N2 साइन R, ठीक है सैन, ठीक है। नेक्स्ट वन, एज पर दिस फिगर आपका जो N2 है वो ज़्यादा है N1 से। तीसरी बात, तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब बात करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये तुमने क्या क्या बोल दिया। तो V1 एंड V2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 and 2। अब कुछ ऐसी ही बात है
कि आपका ये आपका एक और है, ये आपका एक और मीडियम, एक और मीडियम और मीडियम और मीडियम, ऐसे ही मिलता जाएगा। तो उस केस में आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे बस ये ध्यान देना कि आपने एक लाइट यहाँ पे फेंका, तो लाइट एंगल थीटा 1 से रिफ्लेक्ट हुआ तो एंगल थीटा 2 आया, थीटा 2 से रिफ्लेक्ट हुआ थीटा 3 आया, थीटा 3 से रिफ्लेक्ट हुआ थीटा 4, थीटा 4 से थीटा 5, थीटा 5 से थीटा 6। ओवरऑल बताना है कि बताओ व्हाट शुड बी। तो इस केस में बस आप ये चीज़ याद रखना कि n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 इज इक्वल टू n3 sin θ3। ऐसे ही चलता जाएगा एंड n6 sin θ6। यानी ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका जो n sin θ है वो हर एक केस में आपका कांस्टेंट होगा इस केस में फिलहाल। नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के चलते इमेज का फॉर्मेशन, या तो अभी हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेन सरफेस। यानी ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लेन सरफेस के चलते आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका एक सोर्स है, यहाँ से आपका लाइट निकल रहा है, और यहाँ पे जा रहा है। तो आप इसके जस्ट ऊपर हो, ठीक है, और जस्ट ऊपर हो तो इस आपको ये वो जो लाइट निकलते हुए दिखेगी वो यहाँ से निकलते हुए नहीं दिखेगी, यहाँ से निकलते हुए दिखेगी। तो ये वाला जो डी है वो आपका डी, नॉर्मल डी हमने डिफाइन किया था, ऊपर से नीचे तक जितना भी था, जहां से आया था लाइट वहां से डी, और जहां से आपको दिख रहा है उसे हम लोग अपेरेंट डेप्थ कहेंगे। तो अपेरेंट डेप्थ क्या होता है? अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी इंटू एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहां से आप देख रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1। ठीक है, अब डी डैश जो होता है आपका अपेरेंट डेप्थ होता है, साथ ही साथ डी डैश अगर आपका डी, यानी ऑब्वियस बात है यहाँ से जो निकलने वाला ओरिजिनल सोर्स है उससे कम हुआ तो उस केस में आपका जो इफ आपका आपका ये चीज होना चाहिए कि आपका n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा, तो उस केस में आपका जो डी डैश है वो इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा। अगर डी डैश मतलब कि अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा हुआ नॉर्मल वाले डी से, तो इस केस में समझ लेना कि आपका जो मीडियम है वो n1 जो है वो कम है एज कम्पेयर टू n2 से। ठीक है, तीसरी बात, ये सारे की सारी चीज़ वैलिड होगी तब जब आप पर एक्सियल रे होगी और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर होगा वो जस्ट इसके अबव से देख रहा होगा, ऊपर से देख रहा होगा। दूसरी बात नेक्स्ट जो कि है आपका, दूसरी बात यहाँ पे है कि आपका सेम केस है कि आपका एक बंदा है, यहाँ पे केवल मीडियम जो है, एक मीडियम भर दिया, दूसरा मीडियम और तीसरा मीडियम भर दिया। अब बता दो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। तो अपेरेंट डेप्थ सिंपल, हम लोग यहाँ से निकलने वाला सोर्स तो यहाँ से है, यहाँ से आपका लाइट निकलेगा, लेकिन हमें दिखेगा ऊपर से। अगर मैं देख रहा हूँ आंखें ऐसे खोल के तो मुझे ये दिखेगी यहाँ पे। तो बताना अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, तो वो होगा n इंटू d1 अपॉन n1 प्लस d2 अपॉन n2, d1 अपॉन n1 प्लस d2 अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस d3 अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो ये तो समझ में आ गया होगा। शिफ्टिंग ड्यू टू द स्लैब के चलते आपको शिफ्टिंग कितना दिखेगी? सबसे पहली बात, ये आपका सराउंडिंग है, बाहर से जो मीडियम है आप उसी मीडियम से देख रहे हो। दूसरी बात, अंदर का जो स्लैब है उसका मीडियम कुछ और है। ओके, अब बात करते हैं। आप बता दो कि आपका क्या होगा, शिफ्टिंग कितना होगा। तो शिफ्टिंग जो होगा वो टी, ये आपका थिकनेस है टी, और ये आपका जो है स्लैब का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो उस केस में जो आपका शिफ्टिंग होगा वो टी इंटू 1 माइनस एन सराउंडिंग का मीडियम अपॉन स्लैब का मीडियम। ये वैलिड तभी होगा जब पैरेक्सियल रे होंगी, और साथ ही साथ ये मीडियम जो होगा दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए। मतलब निकलने वाला जो सोर्स है और देखने वाला जो सोर्स है वो मीडियम सेम होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ आपके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा कि शिफ्टिंग ऑफ क्या, शिफ्टिंग ड्यू टू द स्लैब के चलते आपका जो रे निकलते आएगी वो कितना निकल के आएगी, तो वो निकल के आ जाएगी डेल्टा शिफ्टिंग इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस एन सराउंडिंग अपॉन एन स्लैब। और बात करते हैं कि ठीक है बता दो तुम कि इस केस में आपको कैसे शिफ्टिंग दिखेगी। तो शिफ्टिंग इज इक्वल टू टी1 इंटू 1 माइनस एन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 प्लस टी2 इंटू 1 माइनस एन अपॉन n2 प्लस t3 इंटू 1 माइनस एन अपॉन n3। ओवरऑल आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
आपका ये सराउंडिंग है, इसके लिए सराउंडिंग है ये आपके लिए। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिंपल बात बोलूं तो आपका एक लाइट सोर्स है, ऊपर से आप लाइट ऐसे गिराते हो, तो एक ये जो आपका सीधी जाने वाली लाइट थी, ओके, सीधी जाती, लेकिन मीडियम के चलते वो थोड़ा सा मुड़ गए। मुड़ने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो अगेन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस केस में आपका जो पहले जाने वाला लाइन था और जो अभी रिफ्लेक्ट होने वाला लाइन था, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और वो जो होता है उसके लिए अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। और ये टी जो है वो थिकनेस को डिनोट करता है। अगर बात करते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एंड इमेज फार्मूला, तो उस केस में आप देखोगे कि आप यहाँ से आपने एक चीज़ किया, ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। तो इस केस में बता दो कि आपने बता दो कि क्या बताओगे आप? जो भी चीज़ इसमें से पूछना चाहो, आप वेलोसिटी पूछ दो, आप यू पूछ दो, या फिर आप आर पूछ दो, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। मीडियम देना जरूरी है। अगर मीडियम दोनों अलग अलग है तो उस केस में मैं बोलूँगा कि N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। मैं इसे ऐसे याद कर सकते हो कि तुम 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/R। क्या ये चीज़ कहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो आराम से पढ़ लो। और यहाँ पे बस याद रखना कि ये आपका N2 N1 और ये N2 माइनस N1 ऐसे निकल जाएगा। तो याद रखना कि अगर आपका स्फेरिकल इमेज फॉर्मूला क्या होता है, इमेज फॉर्मूला यही होता है, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मूला। तो अगर पुट यू वी और आर को साइन के साथ पुट करना है, आपका N2 जो होगा मीडियम ऑफ वेयर रेज आर गोइंग, ठीक है। N2 वो मीडियम है जहाँ से आपका रेज निकल रहा है, जा रहा है। थिन लेंसेज लेंस फॉर्मूला, ठीक है, बहुत बेहतरीन। 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इफ वेलोसिटी जो होगा u वेलोसिटी को, अच्छा इस केस में आपका थिन लेंसेज के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग ऑब्वियस बात है क्लास 10th में ही पढ़ के आते हैं, वो होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। या फिर अगर वेलोसिटी बीच का वो डिस्टेंस निकालना ना, वो इमेज का बीच का डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू यू एफ उफ अपॉन यू प्लस एफ, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम, तो उफ अपॉन सम। नेक्स्ट वन इज, अगर आप f इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस और f जो होगा अगर नेगेटिव आया तो समझ लेना कि डाइवर्जिंग लेंस है। और वैलिड इसके लिए भी परएक्सियल रेज होनी चाहिए। तीसरा मतलब आगे नेक्स्ट जो कि होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन जैसे हमने पढ़ा था, तो इसमें वो होता है कि आप ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन बताओ। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन जो होता है ही अपॉन हो, यानी v अपॉन यू, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आता है, याद रखना। तो इस केस में आप बोलोगे v अपॉन यू और f अपॉन यू प्लस एफ। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर होता क्या है? ऑप्टिकल पावर इज नथिंग, इज जस्ट अ पावर जो कि होता है p इज इक्वल टू 1/FL। यहाँ पे FL जो होता है इसका यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, फोकल लेंस, समझ में आया? तो पावर इज ऑप्टिकल पावर जो होता है 1/फोकल लेंस, और इसका यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है। साथ ही साथ FL को विद साइन पुट करना है, और साथ ही साथ पुट इसे मीटर में भी पुट करना। तीसरा होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला तो बताना भूल ही गया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फोकस कैसे निकलता है, तो यही चीज़ होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है 1/F इज इक्वल टू NL अपॉन LS। ये आपका NL है, NL बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये आपका NS है। NS क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। हाँ, तो 1/F इज इक्वल टू NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, वैलिड ओनली फॉर लेंसेज इफ लेंस इज सराउंडेड बाय ओनली वन मीडियम। दूसरी बात, ये R1 और R2 को साइन के साथ पुट करना है। नेक्स्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, तो बताना है कि इक्विवेलेंट फोकस क्या होगा, ठीक है। अगर थिन लेंसेज को एक साथ जोड़ देते हो तो उस केस में आपका बताना है कि इक्विवेलेंट फोकस क्या होगा। तो तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 एंड सो ऑन। यहाँ तक ध्यान देने वाली बात है कि F1 F2 F3 को विद साइन के साथ पुट करना है। साथ ही साथ लेंस जो होगा मस्ट भी कॉन्टेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ
ये F1 F2 F3 इंडिविजुअल फोकल लेंथ होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से आपका अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। होता है, कभी कभी होता है, आप ये लेंस है, लेंस के एक पार्ट को मैंने ये क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो अब बताओ उस केस में बता दो कि ये ऊपर से आगे से आपको दिखेगा कि ये लेंस का है और यहाँ से आपको दिखेगा कि ये तो मिरर है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो इसका जो फोकस निकल के आएगा वो होगा एफ वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एम माइनस टू अपॉन एफ एल। एफ एल जो होता है फोकस लेंथ ऑफ लेंस, और यहाँ पर एफ एम जो होता है फोकस लेंथ ऑफ मिरर। यहाँ पे ड्यू टू एफ एम एंड एफ एल विद साइन पुट करना है, साथ ही साथ अगर एफ इक्विवेलेंट ओवरऑल इनका जो एफ इक्विवेलेंट आया और वो पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल ये जो सिस्टम होगा वो आपका इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। अगर एफ आपका नेगेटिव हुआ तो कॉनकेव मिरर की तरह, अगर एफ आपका इन्फिनिटिव हुआ तो उस केस में आपका प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा होल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बढ़िया बात। तो अब नेक्स्ट का टॉपिक है आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंस पता करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपना कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और इसे हम लोग हीट एंड ट्रायल से पता करेंगे कि इसका फोकस कहाँ है। अब एक्स डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना देखा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका इमेज बन रहा था, और वैसे ही एक्स डिस्प्लेस किया तो एक और अच्छा खासा इमेज मिल रहा है। तो इन दोनों को आपस में जब सॉल्व किया तो मुझे फोकस निकल के आया, फोकस जो होता है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। यहाँ पे जो डी है वो ये डी बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंसेज। एक पोजीशन पे मुझे अच्छा खासा यहाँ पे दिखा और दूसरा पोजीशन पे एकदम मस्त इमेज यहाँ पे दिख रहा है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि ठीक है। और उस केस में फोकस कैसे निकालते, फोकस इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ओके, अब बात करते हैं एच नॉट। एच नॉट मतलब क्या, एच नॉट मतलब यही कि आपका हाइट क्या होने वाला है उसका इमेज का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, एच नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच वन प्लस एच टू। मतलब एच वन क्या होगा, एच वन इज द हाइट ऑफ दैट। अच्छा, व्हाट इज एच नॉट, एच नॉट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स है। और एक्स को अगर आप, अच्छा यहाँ पे बात ये है कि आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट फिक्स है, स्क्रीन फिक्स है, मतलब हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं तो किसको करेंगे, लेंस को करेंगे। एक्स लेंस पे आपका इमेज यहाँ पे अच्छा खासा बन रहा था और फिर यहाँ पे एक्स टू पोजीशन पे भी आपका इमेज अच्छा खासा बन रहा था, तो उस केस में आपका फोकस जो होगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d होगा। व्हाट इज द डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। ठीक है, बात करते हैं कि एच नॉट क्या होता है। तो एच नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच वन प्लस एच टू। व्हाट इज एच वन एंड एच टू, एच वन एंड एच टू आर द हाइट व्हेन एच वन जब इस पोजीशन पे था तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हुआ था, और एच टू जब इस पोजीशन पे आया तो बताओ ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, उसका मल्टीप्लीकेशन करके रूट ले लोगे तो वो हो जाएगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यही चीज लिखा हुआ है देख लो कि इमेज हाइट व्हेन लेंस इज एट पोजीशन 1 और इमेज हाइट व्हेन लेंस इज पोजीशन 2। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर। ठीक है, बताओ क्या होता है। इसका मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, जिस मीडियम में हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए N1 एंड N2 से, और साथ ही साथ आपने जो इंसिडेंट लाइट फेंका था वो 90 डिग्री टू द सरफेस के हिसाब से 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये टीआईआर हुआ है। और टीआईआर मतलब ठीक है, क्रिटिकल एंगल इसी को कहते हैं। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंड टीआईआर। सबसे पहली बात है, जब इंसिडेंट लाइट जब आता है आपका, क्रिटिकल एंगल ऐसा होता है जब इंसिडेंट लाइट जो होता है वो आप पे टकरा, एक हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ एंगल बनाता है, ऑब्वियस बात है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इसको डिस्प्लेस करते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो आपके जो यहाँ पे सरफेस होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जो कि 90 डिग्री पे बनेगा। साथ ही साथ इफ थीटा जो होगा आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो उस केस में टीआईआर हुआ। मतलब क्या होगा, ये और भी से आगे आप बढ़ाते जाओगे तो ये जो होगा डेंसर मीडियम में चला जाएगा, तो उस केस में आपका जो बनता है उसे टीआईआर कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन आई सी इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, यानी आईसी जो होगा, आईसी बोले तो इंटरनल सी। ठीक है, आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे हम लोग, अच्छा एंगल ऑफ प्रिज्म ए से डिनोट किया जाता है, और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, एंगल जो बनता है वो ए जो होगा वो क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। आर वन इज फर्स्ट डेविएशन, आर टू इज सेकंड डेविएशन। दूसरा व्हाट इज लेट मी रिपीट इट, व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, साथ ही साथ डेविएशन जो होगा वो आई प्लस ई माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे नेक्स्ट, फॉर डेल्टा के लिए मिनिमम कब होगा, मतलब डेविएशन आपका मिनिमम कब होगा, जब आई बराबर ई हो जाए, और इस केस में आर वन एंड आर टू आर इज इक्वल टू आर। तो इस केस में बात करते हैं कि मीडियम ऑफ प्रिज्म अपॉन मीडियम ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन इनटू डेल्टा ऑफ प्रिज्म, डेल्टा ऑफ एम प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू। बात करते हैं आगे, इफ ए इज वेरी स्मॉल देन, मतलब बात करें कि थिन प्रिज्म हुआ तो उस केस में आपका जो डेविएशन निकल के आने वाला है वो ए इंटू एन पी और अपॉन एन एस। व्हाट इज एन पी एंड एन एस, एन पी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन एन एस। एन एस क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो इस केस में आपका जो होगा डेविएशन जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो डेल से डिनोट कर देते हैं।
यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एक एक चीज कि ओवरऑल होता क्या होगा। आपका एक प्रिज्म है, प्रिज्म में से मैंने इंसिडेंट लाइट फेंक के मारा, वो डेविएट हो गया, डेविएट हुआ, तो डेविएट होने के चलते यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद R1 बनाया, फिर ये सीधा गया, और फिर जब वो डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम में गया तो उस केस में आपका फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो उस केस में आपका जो डेविएशन हुआ उसे ई कहेंगे। ओवरऑल नेट डेविएशन जो है उसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एनपी एंड एनआर। क्या होता है एनपी एंड एनएस? वही बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या? डिस्पर्सिव पावर मतलब एक ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका एंगल कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। तो यही बात है। अब बात करते हैं डिस्पर्सिंग पावर होता क्या है भाई। जैसे ही आप लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट को फेंकते हो यहाँ से, तो ये आपके प्रिज्म में जाने के बाद अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ये डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ येलो, डेविएशन ऑफ वॉयलेट, तो इस केस में ये जो आपका ओवरऑल निकल के आता है, जिसमें आपका जो कलर जो होता है जितने डेविएशन के साथ हो जाता है उसे थीटा से डिनोट किया जाता है, और थीटा इज डिस्पर्जन एंगल, और डिस्पर्जन एंगल जो होता है डेल बी माइनस डेल आर इज इक्वल टू ए इंटू एन बी माइनस एन आर। ओके, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ आर? तो डिस्पर्जन ऑफ आर इज इक्वल टू ए इंटू आर माइनस वन, डिस्पर्जन ऑफ येलो इज इक्वल टू ए इंटू एन वाई माइनस वन, और डिस्पर्जन ऑफ वॉयलेट इज इक्वल टू ए इंटू एन वी माइनस वन। और बात करते हैं एन आर, एन आई, एन वाई और एन वी आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रेड, येलो एंड वॉयलेट कलर। और ये सारे के सारे चीज जो होता है क्राउची इक्वेशन से पता करता है कि, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरीके से पता कर लो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, इनवर्सली। ठीक है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा जो डिनोट किया जाता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई, और डेल वाई जो होता है येलो के, मतलब येलो को हम लोग रेफरेंस के पॉइंट से लेते हैं, ठीक है, तो डेल वाई। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो डेल वाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेल वाई, और यहाँ से थीटा को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं डेल भी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, और यहाँ से एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। अब नहीं चाहते कि, अच्छा तो यहाँ पे नेक्स्ट वन जो है कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हम नहीं चाहते कि डिस्पर्जन हो, तो उस केस में अगर डिस्पर्जन नहीं चाहते तो उस केस में आपका व्हाइट लाइट जैसे आया था वैसे ही व्हाइट लाइट की तरह निकल जाता है। दो प्रिज्म को उल्टा लगा दो, आपका व्हाइट लाइट जो होगा निकल जाएगा। कंडीशन क्या होगा कि आपका नेट थीटा जो होगा वो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब थीटा वन एंड थीटा टू आर तो इक्वल, यानी यहाँ से बोल सकते हैं थीटा वन इज इक्वल टू ए इंटू एन वी वन माइनस एन आर वन इज इक्वल टू ए टू इंटू एन वी टू माइनस एन आर टू। ठीक है। और इसको हम लोग अक्रोमेटिक प्रिज्म बोला जाता है, कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन। बात करते हैं कि कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मतलब क्या होगा कि हम नहीं चाहते कि वह डेविएशन हो, तो उस केस में आप यहाँ से आपका व्हाइट लाइट फेंक के मारा, व्हाइट लाइट फेंक के मारा, तो वापस में ये जो था अपना फिर से वो अपना उस फॉर्मूले का एग्जिस्ट हो गया। तो उस केस में हम लोग रेफरेंस लेते हैं आपका जिस पॉइंट से ये जा रहा था और जिस पॉइंट से ये जा रहा था, तो व्हाइट येलो वाला जा रहा था, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इस केस में आपका हुआ क्या कि नेट डेविएशन जो है आपका जीरो हो गया, नेट डेविएशन जीरो हो गया, एंड डेविएशन इन वन एंड डेविएशन इन टू इज इक्वल टू इक्वल, यानी ए वन डेविएशन ऑफ वाई येलो माइनस वन इज इक्वल टू ए टू इंटू डेविएशन ऑफ येलो माइनस टू वन। तो दैट्स ऑल, ऑप्टिक्स आपका इसमें कंप्लीट हो गया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।